अभी जो हुआ है ना, उसे कहते हैं न्योता देकर बिजिया गुल करना। इस कहावत का अर्थ आपको आगे पता चल जाएगा। कल ही हमने आपको बताया था कि नोबेल फाउंडेशन ने अपना दिल बड़ा करते हुए, दिमाग छोटा करते हुए, सब कुछ करते हुए इन्होंने बुला लिया बेलारूस, ईरान और रूस को। सुनकर भी अच्छा लगा था। हालांकि जो बात कही थी नोबेल फाउंडेशन ने, ये बात बिल्कुल अच्छी कही थी कि चाहे मतभेद हो या कुछ भी हो, इस जगह पे सभी को बुलाना है, सभी को आना है, ताकि कम से कम मतभेद दूर तो हो सके। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन कूटनीति, राजनीति क्या ऐसा होने देगी? जानेंगे इसके बाद क्या हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ क्रिस हेडफील्ड, ये जो आदमी देख रहे हैं, पूरा नाम है इनका क्रिस ऑस्टिन हेडफील्ड, और ये बंदा कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। इसने ये कहा है कि भारत के हाथ में अब खजाना लग चुका है, और भारत उस खजाने का इस्तेमाल कैसे करता है वो भारत के ऊपर निर्भर है। भारत के हाथ में कौन सा खजाना लग गया है, ये जो इंसान है ये बहुत बड़ी पोजीशन पे रह चुके हैं, और अंतरिक्ष में इन्होंने वो मुकाम हासिल किया है जो मुकाम हासिल करने में अच्छा खासा वक्त लग जाता है। अगर ये कुछ कह रहे हैं तो इसका मतलब है कुछ तो बात है। अंतरिक्ष में रहने वाले क्रिस, इनका क्या कहना है और भारत के हाथ में क्या लग गया है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नोबेल प्राइज वाली जो फाउंडेशन है, नोबेल फाउंडेशन, इन्होंने एक बहुत अच्छी सोच के तहत बुलाया था रूस को भी, बेलारूस को भी, ईरान को भी। पिछले साल नहीं बुलाया था, लेकिन इस साल इन्होंने निमंत्रण दिया और बोला आप सभी इकट्ठा हो ताकि जो भी मतभेद हैं वो भी दूर हो जाएं। लेकिन जैसे ही निमंत्रण भेजा वैसे ही टूट पड़े बहुत सारे देश, और इन्होंने इन्हें कहना शुरू कर दिया ये गलत है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, ये अच्छा नहीं है। स्वीडन तो बहुत ज़्यादा कड़े विरोध में आ गया, यूक्रेन ने भी इसका विरोध किया, और भी कई सारे देश थे, लेकिन स्वीडन और यूक्रेन ये बहुत लंबे चौड़ी प्रतिक्रिया के साथ है। इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आपने बुलाकर गलती कर दी है, ये युद्ध में शामिल है, ये जो है लोगों को मारते हैं, बहुत सारी मानवाधिकार की चीज़ें इन्होंने गिनवानी शुरू कर दी कि देखो इनकी वजह से बहुत सारा टेंशन है, आप इस पुरस्कार समारोह में नहीं बुलाएं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, निमंत्रण देने के बाद अब निमंत्रण को वापस ले लिया गया है। हालांकि ये थोड़ा अजीब जरूर है, निमंत्रण देकर निमंत्रण वापस लेना कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेइज्जती जरूर लगती है, और ये सही भी नहीं है। नहीं देना था तो पहली बार में ही नहीं देना चाहिए था, पर माना जा रहा है कि नोबेल फाउंडेशन ने एक कोशिश तो की सभी को इकट्ठा लाने की। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इस एक शख्स ने ऐसी कौन सी बात रख दी है जिसके बाद दुनिया सोच में पड़ गई है। लोग यूं ही नहीं कहते हैं, एक्सपर्ट यूं ही नहीं कह रहे हैं कि भारत एक खजाने को हाथ में ले चुका है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, डार्पा हो या फिर चाइना की एजेंसी हो, सब चांद की और अंतरिक्ष की तरफ दौड़ क्यों लगा रहे हैं? इतना ज़्यादा दौड़ वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा खजाना है वहाँ पे, और उस खजाने को पाने की दौड़ हो रही है और कुछ नहीं हो रही है। भारत ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया, और इस मिशन के लॉन्च होने के बाद जो सफलता मिली भारत को, उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि आदित्य L1 मिशन फेल हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी तक सारे प्रोग्राम सब कुछ ठीक ठाक काम कर रहा है। ये दोनों चीजें सफल हुई, और चंद्रयान 3 के समय तो हमने देखा जिस तरीके से कॉन्फिडेंट थे हमारे वैज्ञानिक, और लूना 25 के क्रैश होने के बाद भी कह रहे थे कि चाहे जो हो जाए चंद्रयान 3 तो उतर कर रहेगा। वो दिखा रहा है कि इन्होंने वो विज्ञान हासिल कर लिया है, वो ज्ञान हासिल कर लिया है जो अंतरिक्ष में उन्हें ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। अंतरिक्ष और इससे जुड़ी टेक्नोलॉजी में
काम करते हुए भारत ने खुद को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। अब जिस तरीके से चीजें बदली हैं वो दुनिया को दिख रही हैं। और ये जो शख्स जिनकी बात हमने शुरू में की थी, कैरिस हेडफील्ड के बारे में आप जानेंगे तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ों में काम किया है। कनाडा के हैं ये एक खगोल शास्त्री भी हैं, इंजीनियर भी हैं, फाइटर पायलट भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं और राइटर भी हैं। आपको बता दें इनके साथ खासियत क्या है, खासियत ये है ये ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कमांडर भी रहे हैं। इन्होंने अंतरिक्ष में 166 दिन बिताया है। इन्होंने कुछ बातें कही, हालांकि उनमें से कुछ बातें कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन ये वो सच है जो अब बाहरी दुनिया के लोग भी कहने लगे हैं। इनका कहना है कि स्पेस टेक्नोलॉजी में काम करते हुए भारत एक मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है और भारत अगर इसका इस्तेमाल अपनी इकोनॉमी के लिए करता है, ये जो अभियान चला रहा है आर्थिक रास्तों पर ले जाता है तो कारोबारी फायदे कमा सकता है। इसका फायदा भारत में कारोबारों को होगा, लोगों को होगा। उन्होंने भारत के मिशन के बारे में कहा कि आप सोच सकते हैं एक जीवन काल से भी कम समय में भारत ने GPS उपग्रह, मौसम उपग्रह, दूरसंचार, चंद्र अभियान, सूर्य अभियान ये सब कुछ देख लिया। भारत की दौड़ अब अंतरिक्ष के लिए नहीं है, बल्कि अब इस बात की दौड़ है कि कैसे इन सभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फायदेमंद कारोबार में कौन बदल पाता है। इस फायदे की दौड़ में शामिल सभी देश और कंपनी लगे हुए हैं। भारत ने इस सब में अपनी एक खास मजबूत स्थिति बना ली है। आगे हेडफील्ड का कहना है कि मुझे लगता है PM मोदी के मन में ये बात कई सालों से थी। वो भारत के अंतरिक्ष शोध संस्थानों के साथ सीधे शामिल होते हैं। इस समय ये सही और स्मार्ट कदम नजर आता है। वे इस क्षेत्र को विकसित कर रहे हैं और निजीकरण भी करते जा रहे हैं। इससे कारोबारों को फायदा पहुंचेगा और इस तरह से भारतीय लोगों को लाभ होगा। आपको बता दें इन्होंने जो बातें कही हैं, स्क्रीन पर आप आर्टिकल भी देख सकते हैं और इस आर्टिकल को पढ़कर भी समझ सकते हैं कि हाँ भाई इन्होंने जो बातें कही हैं वो बातें इसमें है या नहीं। पर ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि आप समझ लीजिए चंद्रयान 3 से ज़्यादा खतरनाक मिशन था आदित्य L1 और ये भी अब कर रहा है भारत। इसलिए चंद्रयान 3 पे इतना ज़्यादा आत्मविश्वास था क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के पार पहुंच चुका है। चंद्रयान 3 के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा दूरी तय करेगा, लेकिन ये पिघलेगा नहीं, न ही सूर्य की गर्मी से नुकसान पहुंचा पाएगी। ये सारी चीज़ें हासिल करने का मतलब है कि भारत अपने नॉलेज को वहां तक ले जा चुका है और टेक्नोलॉजी को बस में कर चुका है। खैर इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।